हेलो एवरीवन। तो यहाँ आज हमारे साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर यशदीप सचदेवा जी बैठे हुए हैं और वो अपना पूरा टिप्स और ट्रिक्स हमारे साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने इतने बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक किया है और साथ साथ में अपनी क्या स्ट्रैटेजी लगाई ताकि वो अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले शुरू करते हैं सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, की प्री मेंस इंटरव्यू आपको क्या लगता है कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और गेट के लिए भी सेम अप्रोच रहेगा क्या? कुछ बताइए उसका। थैंक यू आशीष फॉर द इंट्रोडक्शन एंड सबसे पहले तो मैं सारे एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूंगा जो आपका लास्ट क्वेश्चन था गेट के लिए। गेट की अप्रोच प्रिपरेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज। गेट is a 3-hour paper only, which comprises of 65 questions, and out of which 50 are technical and 15 are aptitude and English based. So GATE is totally numerical based. If you see the last 7, 8 years, 10 years papers, if anyone who is preparing seriously and following the last previous year trends, it is all about conventionality. Conventional question making आपकी strong है, which is the main part of engineering services. अगर आपका वो strong part है तो you will be able to clear good, you will be able to get 80 plus marks in GATE, which is now a mandatory thing as we see the competition arises. तो उसमें क्या है, आपको steps के marks नहीं मिलते, उसमें आपको directly you have to come to the answer and then you have to click the answer, and there are some questions on the numerical data type as well in which you have to type the answers as well. So in that the process you have to follow totally of the engineering services mains, but आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं है जो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज मिलते हैं, बट वहां पे आपको डायरेक्टली आपको पॉइंट पे आना होता है आंसर के। एंड गेट इज गेट के बारे में कहूंगा मैं कि उसमें क्वेश्चंस के साथ जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो आपको डबल ऑप्शंस कभी-कभार लगते हैं, आपको ऑप्शंस में चूज करना आना चाहिए। तो गेट इज स्मार्ट थिंकिंग and engineering services is hard working. So I will just differentiate these two exams as this. गेट में 3 घंटे में आपको स्मार्ट वर्क करना है और इंजीनियरिंग सर्विस में आपका हार्ड वर्क काम आएगा। जितना डेप्थ ऑफ कवरेज आपने ऑक्यूपाई करा होगा अपने प्रिपरेशन में, आपको उतनी मदद मिलेगी। आप कहें कि मैं गेट के सिलेबस से इंजीनियरिंग सर्विस में मार्क्स से आऊंगा, that won't be possible. But yes, engineering service के सिलेबस से गेट can be easily cracked. That is the possibility. Okay, तो सर आपके हिसाब से सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स कैसे जाने कि मुझे किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या मैं साइमल्टेनियस करूं, अलग अलग करूं, या ये एग्जाम मेरे लिए बना है कि नहीं, इसके लिए कैसे चूज करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग सर्विस एंड गेट की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करनी चाहिए। सिविल सर्विसेज तो अपने आप में एक अलग डिफरेंट पार लेवल हो जाता है, तो उसके लिए तो यू कांट मिक्स विद दीस टू एग्जाम। बट यस, गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस बोथ आर रिलेटेड टू आवर इंजीनियरिंग ब्रांच, तो वो प्रिपरेशन आपको इकट्ठे ही करनी चाहिए। एंड बहुत लोगों के आपने नाम भी सुने होंगे कि जिनके गेट में टॉप 10 रैंक आई है एंड इंजीनियरिंग सर्विस में भी टॉप 10 टॉप 20 रैंक उसी साल आई है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट यस, गेट में आपको थोड़ी स्मार्ट थिंकिंग करनी है बिकॉज द पेपर इज बीइंग सेट बाय द आईआईटीज and they try to confuse you between two options. Always you are going to be surrounded by those two options and you have to pick the correct out of it. Even in the numericals, what they do is they try to find out the steps in which the students are bound to make mistakes. For example, plus minus की कहीं गलती, फॉर्मूले में स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, डिवाइड कहीं गलती, वो वहां पकड़ के कैलकुलेशन में आपको 2 आंसर देंगे। एक आंसर सही होगा जिसमें पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया होगा, और दूसरा आंसर वो होगा जिसमें एस्पिरेंट्स मोस्टली गलती करेंगे, कुछ गलती की, वो आंसर उनका आया और वो आंसर उनको मिलेगा ऑप्शन में, तो दैट इज द रॉन्ग आंसर। तो गेट की और इंजीनियरिंग सर्विस की ये एक खासियत है कि इंजीनियरिंग सर्विस में यू विल गेट ऑप्शंस डायरेक्टली, जो है आपको सामने मिल जाएगा। गेट में they will always try to confuse you between two options, and that you have to notice by your own procedure which you follow. And for that I will say that previous year question papers, and there are a lot of coaching institutes जिनके test series होते हैं, जैसे Unacademy के test series हैं, and there are a lot of other institutes के test series चलते रहते हैं, तो आप test series से ही उसको अपने प्रैक्टिस को मास्टर कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो वही एक सुझाव रहेगा अपने एस्पिरेंट्स के लिए फॉर गेट
अब आते हैं बात इंजीनियरिंग सर्विस की, एज यू टोल्ड मी टू डिवाइडेड इनटू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तीनों अपने आप में एक डिफरेंट स्टेज है। मैंने कई ऐसे एस्पिरेंट्स को भी होते हुए सिलेक्ट देखा है कि जिनके प्रीलिम्स में कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक मार्क्स होते हैं, मेंस तक आते आते भी उनके लास्ट में रहते हैं, बट इंटरव्यू में आउट ऑफ 200 दे स्कोर 150 एंड दे सडनली जंप टू टॉप 10। तो और कई ऐसे देखे हैं जो प्रीलिम्स में और मेंस में टॉप पे चल रहे हैं, दे आर इन लीड, बट इंटरव्यू में दे गेट 90 आउट ऑफ 200 एंड देन दे स्लम्प डाउन टू द रैंक ऑफ 60s और 70s। सो हर स्टेज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, आपको इसको स्टेज बाय स्टेज लेना है। आप ज्यादा दूर सोच नहीं सकते। यू कांट थिंक कि आज आप अगर तैयारी कर रहे हैं कि इंटरव्यू में मैं से क्या पूछा जाएगा, नो, यू कांट थिंक ऑफ इंटरव्यू डायरेक्टली और मेंस डायरेक्टली। बट यस, प्रीलिम्स की तैयारी करते वक्त, फॉर प्रिपेयरिंग प्रीलिम्स, यू कैन सॉल्व मेंस और कन्वेंशनल क्वेश्चंस। You can have the practice of solving conventional questions that won't hurt you, but yes, they are including, which includes tedious calculative approaches. So many calculations are required in the prelims in many questions now UPSC, because they want to decrease the cutoff, they want to increase the participation of maximum amount of aspirants. So what they want is they want to select the cream. And for that, they have made the preliminary exam the toughest out of the 3 stages. This is what the UPSC has changed for the last 3 years. In 2019, this pattern started of making the preliminaries tough, and it was the year in which I got selected. And I will tell you my story that in prelims, the cutoff for mechanical was 187 out of 500, and I scored 195 only. When the final answer sheet came and my marks, I was able to see my marks. I scored 180 and 195, and I was surprised because I calculated and I was assuming to get at least 210 plus, which I didn't. And in mains, I was expecting around 390, and in mains I got 420 out of 600. So that was the major difference which you can expect from UPSC, how they go about with their answer keys. So you have to just keep on doing each stage differently. You don't have to mix 2 stages. And yes, prelims and mains are interconnected. I will say that if you're preparing for prelims, you can practice for mains. Yes, you can practice for mains. That will help you solve the big numerical problems which are now being asked in preliminaries. But the difference is that calculator will not be there with you. So what you can do is, you can point out certain calculative steps. For example, there are certain ways of coming to an answer when you are solving without calculator. For example, pi square into 700 into 9.8 into g upon 700, calculation comes, and you have to solve it without calculator. So what you can do is, you can do it at your home on calculator, reach the answer, write that answer. Now, for solving manually, you just fix a target. I have 2 minutes. In 2 minutes, I will solve this calculation with all the maximum openness. You have to open pi, you have to open decimals, you have to open everything, cut everything, all the zeros like this. Then just try to divide, multiply everything within 2 minutes. Try to reach the answer as close to the one which is coming from calculator, the exact answer. This way you can develop the practice of manual calculation. This is how I practiced. I used to solve the conventional problems, their steps, the calculations, and then I used to solve them manually. How fast I can solve the calculation manually and reach to that correct answer. So that's how I dedicated myself to the numerical based questions in the prelims, which is now I think it covers 60% of the syllabus of the questions now, and that is the difference now between the selection and the rejection of the aspirants in prelims, as far as I can say. So that's the one approach which aspirants must follow. And I want to, sorry sir, to interrupt in between. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, they contact me and say that sir इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, हम कैसे करें, हमसे बनता ही नहीं है, आप मेरे को ये बता दीजिए, टू द पावर ये आ जाता है, टू द पावर वो आ जाता है, ठीक है। तो मेन स्टूडेंट्स को मैं यहीं पर कहना चाहता हूँ कि पहली बात, कोई तो है जो सिलेक्ट हो रहा है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई तो है जो सिलेक्ट बिल्कुल। हो रहा है और उन्होंने उस चीज की प्रैक्टिस की है जो आपको भी करना पड़ेगा विदाउट कैलकुलेटर। क्योंकि होता क्या है ना सर कि गेट के प्रैक्टिस करते करते वो उनको कैलकुलेटर्स की आदत लग जाती है और You are साथ used to. You are हाँ, used to और साथ calculating. साथ में कॉलेज में भी कैलकुलेटर ही मिला रहता है, तो वी आर आउट ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स वेयर कैलकुलेशन शुड बी मैनुअल। तो अब मेन एग्जाम आ जाता है और ये सोचते हैं कि इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आपको शुरू से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर्स इन योर एग्जाम। तो सर ये आपको पहले से ही पता Yes, था कि आई yes, नीड टू yes. डू ऑल दीज थिंग्स, या आपको किसी ने ऐसे मतलब प्रॉपर Yes, गाइड किया था, समझाया था कि yes. इस तरीके When you are preparing for such a tough exam and the competitiveness of the exam needs every inch of information. So I knew that calculator will not be available for prelims. So whenever any question I used to solve it manually for my prelims. I solved many a mains questions manually so that I can gauge myself that how fast I can do the calculations for a particular question and reach that answer to the nearest. Because in UPSC, what the flexibility is that because they are asking you such tedious calculative questions, the answers which they will give to you is going to be the only answer which you can arrive to. For example, if the answer to a question is exact answer is 650.5. So the options which they will give you is 720, 651, 820, and 520. They will never give you the options of like 651, 652, 649, 648. ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको यूपीएससी में. So that is the most important flexibility कि अगर वो आपसे टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो आपको ऑप्शंस भी दे रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है, आप बस कैलकुलेशन इतनी अच्छी रखिए कि आप उसके आसपास पहुंचिए. अगर आपकी कैलकुलेशन जैसे 648 कह रही है एंड आंसर जो उसमें ऑप्शन 650 दिया हुआ है, so it means 650 is the only option. Take it, move ahead. So this is the flexibility which UPSC provides, and GATE will always confuse you with options. Almost decimals भी options मैंने देखे हैं कहीं जो मैंने solve किए हैं. 15.05, 15.06, 15.04, 15.01. तो इनमें से अगर कहीं भी आप कैलकुलेटिव एरर हो जाता है then negative marks you always get. ओके। तो सर सबसे पहले अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो आप लोगों के समय में वो पेपर वगैरह चेंज हो गया था, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि हाउ टू प्रिपेयर ऑल दीज टॉपिक्स, बिकॉज इफ वी आर फ्रॉम मैकेनिकल कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो हमारे सिलेबस के नहीं है, मतलब इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है, कुछ चीजें रहती जो पढ़े भी रहते पर एकदम बेसिक लेवल पे. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दोज टॉपिक्स, नॉन टेक पोर्शन ऑफ द प्रीलिम्स. नॉन टेक जैसे आपने कहा पेपर 1 जनरल स्टडीज का पेपर जो होता है, जीएस का पेपर होता है. जीएस में आई एग्जैक्टली डोंट नो द 10 टॉपिक्स, बट अगर मैं रफली कहूं एज फार एज आई रिमेंबर, वन इज द करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. Second was the aptitude which covers the reasoning and data interpretation, all these things. Third was engineering mathematics. Engineering mathematics was the surprise element which was added in syllabus. Then there are these 7 topics which are related to the interdisciplinary engineering branches. For example, standards and standards and quality practices in construction, materials science, engineering, drawing. Materials में was not only mechanical material but electrical, civil material, everything was included. Electronic materials. And then it was the environment and ecology, which is the core strength of civil services exam. Then ethics, project management. These topics, yes, maintenance practices, which is the core part of civil engineering as well. So ऐसे topics के लिए आपको कुछ एक study material जो आप acquire कर सकते हैं. एक तो मैं कहूंगा कि जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो आप उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, उससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा. नॉट 100% आई विल से, बट एटलीस्ट 40%. और आप जो एस्पिरेंट्स देंगे उनके पास अब 4 इयर्स 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आ गए होंगे, आ जाएंगे. तो अब उनके पास एक 5 ईयर का जो यूपीएससी का पैटर्न है वो उनके पास अब सामने अवेलेबल है. हालांकि पैटर्न विच द लेटेस्ट पेपर विच आई सॉ 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ था, द पेपर वाज स्टिल अननोन टू मेनी पीपल. इवन अगर आप मुझे भी कहेंगे सॉल्व करने के लिए तो मैं 100 में से अगर आप बिना प्रिपरेशन के मुझे कहें तो आई कैन ओनली सॉल्व 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100.
एंड आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस यू कांट रिलाई ऑन द यूपीएससी आंसर की एंड योर ओन आंसर की, उसमें भी कुछ डेविएशंस होंगे। तो अगर 50 कर पाऊंगा तो उसमें से भी मैं अगर 40 करता हूँ 40 से ही होते हैं, 10 गलत होते हैं, 40 into 280 minus 20/3 से, तो आई विल स्कोर अराउंड 72 70 सॉरी नॉट 72 यस 72 के आसपास आई विल बी स्कोरिंग विदाउट प्रिपरेशन एंड an aspirant who has cleared the exam. So abhi bhi paper 1 is still vague, still a large scope of questions are yet to be asked. तो उसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आप जो एक सेट स्टैंडर्ड ऑफ बुक्स जो एक इंस्टीट्यूट जैसे अनअकैडमी ने भी आई थिंक जीएस पेपर के लिए एक मटेरियलाइज्ड वे में एक मॉड्यूल तैयार किया होगा, तो उसको जनरली बच्चे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। They can do this maximum limit. They can study on their own some books daily बाहर से जो उसी के आसपास अराउंड जो अलाइन होती हैं सिलेबस के अराउंड आसपास, तो आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एंड जहां तक मैं कहूंगा जीएस में आउट ऑफ 200 इफ यू आर एबल टू स्कोर बिटवीन 80 to 100 और 80 to 90, that is the most safest score for you as per the UPSC answer keys deviation, because there are a lot of deviations from the UPSC answer keys as well. What you do, so GS के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की मेरे को लगता है जरूरत नहीं है अब आने वाले एस्पिरेंट्स को। What they have to do is they have 300 marks of technical paper and then they have 600 marks of technical paper in mains, so they have to cover these 900 marks out of the 1100 which they have in the pocket. इस 900 marks पे आपकी full technicality is dependent. तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि टेक्निकल अपना सिलेबस जो है उसको स्ट्रेंथन कीजिए, जीएस को दिन में 1.5 आवर टाइम दीजिए, बस इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 महीने प्रीलिम से पहले पढ़ रहे हैं, 1.5 hours डेली टू जीएस रिमेनिंग टू टेक्निकल, दैट विल बी सफिशिएंटली इनफ। मैंने यही किया था, आई डिड नॉट गिव इवन अ मिनट अबव 1.5 hour and I scored around 86 in my GS out of 200. I scored 86, so 86 was a very beautiful score. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को तो चलने का मन किया मेरे को जब मैंने मार्क्स देखे अपने कि इतना स्कोर कर लिया मैंने। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज उस टाइम जो पेपर आया था जीएस का, दैट वाज आई विल से अ बिट इंक्लाइंड टुवर्ड्स द मैकेनिकल पोर्शन अ बिट मोर, सो आई वाज एबल टू सॉल्व अ बिट मोर ऑन दैट ओकेजन। सो डिपेंड करता है, हर साल कभी सिविल की तरफ इंक्लाइंड हो गया, कभी इलेक्ट्रिकल की तरफ इंक्लाइंड हो गया पेपर उसका, कुछ चीजें ऐसी पूछ ली जो इलेक्ट्रिकल की ज्यादा in depth पूछ ली, तो it depends and you can't do much at that point. You just have to keep calm and you have to attempt only those questions in which you are sure. 100 में से आप 55 करो, 55 ऐसे करो कि आप श्योर हो कि 55 में से 50 मेरे सही होंगे, अगर डेविएशन होगा तो 5 में होगा, so that you are on the safe side. तो मैंने पूरे 2 घंटे ऐसे ही अपना यूज किया कि मैंने 100 में से 56 अटेम्प्ट किए थे, और अब उसमें से मेरे कितने गलत हुए हैं कितने नहीं, जहां तक मुझे लगता है ओनली 5-6 गलत हुए होंगे मेरे डेविएशन ऑफ आंसर की वजह से, बाकी मेरे सही रहे थे, जो भी रहे थे ऐसे ही रहा था मेरा। मैंने 2 घंटे सिर्फ उन्हीं पे फोकस किया जो मुझे क्वेश्चन करने थे, तो मेरे को था कि इसमें अगर 2 ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, रादर कि जिसमें मेरे को चारों में कंफ्यूजन है कि कौन सा सही आंसर है। सो रादर गोइंग फॉर एवरी क्वेश्चन, गो टू दोस क्वेश्चंस इन व्हिच यू हैव द कंफ्यूजन ऑफ ओनली आइदर ऑफ 2 ऑप्शंस, कि इन दोनों में से ही होगा जो हो, तो गिव गॉट टाइम टू दैट क्वेश्चन। The maximum probability of solving is of that question rather than that कि जिसमें आपको चारों options ही देख लेंगे। That was my strategy for GS as far as I will say. Okay. And sir, जैसे technical की तैयारी करते हैं, तो what should we do? Like start it from the standard books only, या फिर सीधा बस notes पढ़ने से ही हो जाएगा? Engineering services के लिए आप क्या suggest करेंगे कि standard book के questions बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, और कितना टाइम लग जाता है आपके हिसाब से प्रीलिम्स मेंस को ऐसे कवर करने में पूरा? क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी के लिए मेरे पास जो मेरी कॉलेज की बुक्स थी वो भी रखी हुई थी, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐड हुआ, मैकेट्रॉनिक्स ऐड हुआ, रोबोटिक्स ऐड हुआ, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ऐड हुआ, और भी चीजें कुछ ऐड हुई थी, उनकी बुक्स मेरे पास नहीं थी। तो दोस बुक्स आई परचेज्ड बाय कंसल्टिंग some experienced person I knew. So he suggested me that you should buy all these books for all the subjects, which will be helpful for you in UPSC standard. Because UPSC के लिए आप कोई भी बुक नहीं खरीद सकते, आप कहें कि मार्केट में कोई भी जाकर ले लूंगा, तो वो नहीं है। एक पर्टिकुलर बुक होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, जहां से आपको पता है कि टेक्निकलिटी उस सब्जेक्ट की आपको उसी से आएगी, और उसी से ही कुछ क्वेश्चंस भी
फ्रेम हो सकते हैं इफ नॉट डायरेक्टली, बट 90% जो उसका कोर होगा वो वहीं से होगा। तो ऐसी ही बुक लिस्ट मैंने सारी फॉलो की थी। मैंने सेल्फ स्टडी की थी, तो सेल्फ स्टडी के लिए तो मुझे अपनी टेक्स्ट बुक्स पे ही सारा रिलायबल था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप तब कर सकते हैं जब आपके पास बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। बेसिक स्ट्रांग आपके तभी होंगे जब आप टेक्स्ट बुक वो पढ़ेंगे जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो, और जो आपके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल हो। तो सर अब हमें ये जानना है कि अगर प्रिपरेशन करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए, क्या बताइए? हाँ, टेक्स्ट बुक्स के बारे में मैं आता हूँ। टेक्स्ट बुक बहुत जरूरी है आजकल यूपीएससी के ट्रेंड में। टेक्स्ट बुक्स के बिना आप प्रीलिम्स हो, मेंस हो, यू कांट प्रोग्रेस फर्दर, बिकॉज नाउ व्हाट दे हैव स्टार्टेड इज दे हैव स्टार्टेड टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ कहाँ से पूछे ज्यादा, कहाँ से ना पूछे। सो वो न्यू चैप्टर्स, न्यू स्कोप के लिए नाउ दे आर रेफरिंग टेक्स्ट बुक्स, एंड टेक्स्ट बुक्स के लिए मैं एक लिस्ट जरूर करना चाहूंगा एस्पिरेंट्स को। फर्स्ट अप हीट ट्रांसफर के लिए आरके राजपूत। सेकेंडली थर्मोडायनेमिक्स के लिए there is this textbook Angel is there, Peek and Naag. Yes. Is there. Yes, Peek and Naag is the best book. It's solved questions उसके बहुत जरूरी हैं, वो डायरेक्टली आप पूछे जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के लिए which I recommended, which I studied was Modi and Set. Modi and Set is a वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक। उसके सॉल्व एग्जांपल्स बहुत डिटेल्ड वे में हैं, एंड उसमें से डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए देयर वाज दिस बुक, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग अबाउट दैट बुक, बट देयर इज दिस बुक खान। द इनिशियल नेम आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, बट द लास्ट नेम इज खान। सो इफ एनीवन कैन सर्च, इट विल बी अ ग्रेट बुक फॉर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। टर्बो मशीनरी फॉर दैट स्टीम मशीनरी, Ganeshan and R.K. Rajput. R.K. Rajput for power plant engineering as a whole. As a whole for power plant engineering, R.K. Rajput is the ultimate book for engineering services. 70% of questions have directly come from there, which I studied. Next up for IC engines is Ganeshan. Ganeshan is the only and sole book for IC engines. Now I come to the design part. Yes, the theory of machines is Khurmi and Ratan, SS Ratan. These two are the best and the ultimate books. For machine design, V. Bhandari, the latest edition of Bhandari, not the previous edition. The latest edition of Bhandari is the Bible of design, machine design. For industrial engineering, O.P. Pandey is a good book, and there is also Telsang. Yes, Telsang. Telsang is another book for industrial engineering which I followed. For manufacturing engineering, because it is divided into casting, welding, metal cutting, and etc. parts, you can follow this book, Workshop Technology by, if I am just I remember this name, Workshop Technology. The book name is Workshop Technology, and the writer I am just forgetting. It is for the Workshop Technology, and it has 2 or 3 volumes. And casting, welding, forming, metal cutting, CAD, CAM, everything is being divided into it, and it is a beautiful book to refer. There is one more book for the whole manufacturing engineering. I'm just forgetting its name. It's a complete package. I referred, but because it has so much in it that you won't be able to cover everything, and paper 2 of mechanical engineering is not only about manufacturing engineering, so you don't need to study that much, because what I will like to tell to the people, to the aspirants, that in paper 2 there's a division on part 1 and part 2. In part 1 there is solely about design part, theory of machines, machine design, mechanisms and machines, and strength of materials. Strength of materials के लिए you can follow Panamia, basic Panamia, Bible of strength of materials. ये 4 सब्जेक्ट सबसे पार्ट 1 में पूछते हैं। पार्ट 2 में इज मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स। सो व्हाट आई डिड वाज यू हैव टू अटेम्प्ट 180 मार्क्स का आपको एक पार्ट में से अटेम्प्ट करना पड़ता है, एंड 120 का दूसरे पार्ट में। तो मैंने अपना डिजाइन पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मैंने 180 मार्क्स का उसी में से ही अटेम्प्ट करना था, और मैंने 180 मार्क्स का उसी में से अटेम्प्ट किया, और उसी में से मेरे बल्क मार्क्स आए। और 120 मार्क्स का जो मैंने यहाँ अटेम्प्ट किया उसमें से मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट्स छोड़ भी दिए थे,
because it was so much troubling me to cover the coverage that उसमें से मैंने कुछ पार्ट छोड़ भी दिए थे, और 120 में से मैंने 90 मार्क्स अटेम्प्ट किया, और 90 में से मेरे 55 मार्क्स आए इस पार्ट में, और उसमें से 180 में से मेरे अराउंड 150 मार्क्स आए। So you can see 300 में से मेरे 195 मार्क्स आए, इसमें से 150 मेरे पार्ट 1 में से आए, 55 मेरे पार्ट 2 में से आए। Still I got 195 as a whole. But if you can divide the subjects as per your own strengths, अगर किसी का पार्ट 2 स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, तो वो उसमें से 180 अटेम्प्ट करें और उसी पे ज्यादा फोकस करें अपना मटेरियल का। पार्ट 1 डिजाइन पार्ट दे कैन डू, उसमें से अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जस्ट मशीन डिजाइन, आपको अगर कुछ टफ लग रहा है तो आप इनसे कुछ पार्ट छोड़ दीजिए। 120 में से अगर आपने 80 पे अटेम्प्ट किया होगा दूसरे पार्ट, तो 80 में से यू श्योरली आर बाउंड टू गेट 45 to 50 मार्क्स श्योरली। तो आप अपने स्ट्रेंथ पार्ट्स को ज्यादा स्ट्रेंथन कीजिए। वीक पार्ट अगर आपका, या कोई ऐसा पार्ट जिसका आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मेरी इतनी एडेप्टेबिलिटी नहीं है, इतनी पकड़ नहीं है, तो आप मत कीजिए। आपको हर चीज कवर करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने किया, मैंने ऐसे किया, मैं हायर स्टूडेंट के लिए नहीं कहूंगा। आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को, अपने डिविजन को चूज कीजिए और उस हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए। जैसे पेपर 1 अगर मैं कहूँ, मेंस का पेपर 1, कन्वेंशनल पेपर 1, पार्ट 1 जनरली कंप्राइजेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, IC इंजन्स। Part 2 is always about turbo machinery, renewable sources of energy, fluid machinery, and power plant engineering. तो मैंने अपना पार्ट 2 स्ट्रॉन्ग किया, मेरा पार्ट 2 बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैंने पार्ट 2 स्ट्रॉन्ग किया, उसको और स्ट्रेंथन किया। पार्ट 1 को मैंने जितने मुझे लगता कि हाँ था, एंड इन दैट आई स्कोर 230 to 35 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो अगर मैं बात करूं तो 120 में से मैंने अटेम्प्ट 110 किया, एंड मेरे मार्क्स आई गॉट वाज अराउंड 80, यस, around 75 to 80. But in part 2 I attempted 180 full and I got around 150 160 marks. तो ऐसे मेरा डिवीजन हुआ, ऐसे मैंने पार्ट्स को मैंने डिवाइड किया, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने अटेम्प्ट्स किए, और उसी पार्ट को मैंने ज्यादा पढ़ाई में फोकस किया। तो मैं हर एक से ये कहना चाहूंगा कि जो आपका स्ट्रेंथ है आप उसी पे फोकस करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे। आप किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो मत कीजिए कि सब कुछ पढ़ना है, ये बुक से पढ़ना है, वो। आपको जो पार्ट स्ट्रेंथन करना है, आप उस पार्ट को स्ट्रेंथन कीजिए विद टेक्स्ट बुक्स, श्योरली विद टेक्स्ट बुक्स। जैसे मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स किसी के स्ट्रेंथ पार्ट्स होते हैं, तो उसके लिए यू कैन फॉलो आरके राजपूत। आरके राजपूत में से डायरेक्टली मेरे ईयर की अगर मैं बात करूं, मेरे ईयर की, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ 19 का, three questions were asked in conventional paper from mechatronics and robotics. इसमें से 2 questions directly आरके राजपूत में से आए थे, and luckily I just saw those questions, I just read those questions, so I knew what all to attempt from that question. तो आपको प्रॉपर बुक फॉलो करनी है जो यूपीएससी के पैटर्न और जो यूपीएससी का पेपर सेटअप है उसके इंक्लिनेशन में हो, तो ऐसी बुक्स फॉलो कीजिए। वरना बुक्स आपको 10 मिल जाएंगी, लेकिन आपको फॉलो वही करनी है जिसमें से आपको पता है। पास्ट एक्सपीरियंस, आप किसी एक्सपीरियंस पर्सनल से पूछिए जिसने एग्जाम दिया है या उसने ट्रेंड को फॉलो किया है। तो जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है, अगर आप वो बुक लिस्ट फॉलो करेंगे तो श्योरली आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आप पेपर जब सॉल्व करेंगे तो 100% में से अगर आपने 80% सॉल्व किया है तो 80% में से श्योरली यू आर बाउंड टू गेट 60% ऑफ द कंटेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक्स व्हिच आई टोल्ड। तो अगर आप 60% कवर करते हैं, 60 to 75, 10% ऑफ योर ओन एनालिसिस एंड योर ओन मेथोडोलॉजी, 70% इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया इन द मेंस। अगर आपको मेंस में अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो 600 में से आपको 450 प्लस 480 के आसपास अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ताकि आपको स्टेप मार्किंग भी होती है, आपको फुल मार्क्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर आप 480 to 500 का अटेम्प्ट करते हैं आउट ऑफ 600, तब जाके आपको 400 आने की उम्मीद होगी, तब भी आपको उम्मीद होगी कि आपके 400 से 420 के बीच में मार्क्स आएंगे। और जिसने 550 का अटेम्प्ट किया लेकिन अटेम्प्ट अच्छा किया, ही इज श्योरली बाउंड टू गेट अराउंड 430 to 440 मार्क्स। तो आपको अटेम्प्ट अपना अब अच्छा करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक्स रेफर करनी ही पड़ेगी। ओके। तो सर ये तो हम लोग मतलब क्या है, कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट उसका आदत हो गया रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मार्क करने का, ऑब्जेक्टिव कर करके आदत हो गया रहता है, तो वो कन्वेंशनल वाले चीज को नहीं सोच पाता है कि अब ये स्टेप। तो ये क्या मतलब प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ ही प्रैक्टिस करते रहना चाहिए पूरा कंप्लीट लिखने का, कि वो जो मेंस के समय में टाइम मिलता है उस समय पर इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, फुल आंसर राइटिंग, प्रॉपर हैंड राइटिंग, कैलकुलेशंस और स्टेप वाइज टू बी गिवन डेटा, ये सारी चीजों को।
जैसे कि आजकल अब प्रीलिम में भी मेंस टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको प्रोसीजर जो है मेंस का वो तो आपको प्रीलिम स्टेज से ही आपको प्रिपरेशन करना होगा कि कैलकुलेशन के प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग। थियोरेटिकल प्रोसीजर तो अभी आपको थियोरेटिकल तो आपको सिर्फ पूरा रीड करना है, उसमें से आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो ऑप्शन में आपको दिए होंगे, मैच करके आपको टिक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। जहां तक बात आती है मेंस की, तो मेंस में प्रेजेंटेशन एक थोड़ा मायने रखता है, इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो प्रेजेंटेशन की जो प्रैक्टिस है वो आप प्रीलिम्स के बाद ही कीजिए, प्रीलिम्स से पहले करने की जरूरत नहीं है। बट जो मेंस में आपको एक हाथ चलाने की प्रैक्टिस, मेंस में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको एक प्रैक्टिस, वो आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी। आप कहें कि नहीं मैं तो सॉल्व कर लूंगा, मैनुअली भी सॉल्व कर लूंगा, वहीं पे देख लूंगा, वहीं पे करूंगा, फिर जो प्रीलिम्स के बाद मेंस की फुल अपना लिखना शुरू करूंगा, नहीं वो नहीं, उससे आपको प्रीलिम्स के मेंस में, प्रीलिम्स के पेपर में इतनी परेशानी होगी कि आप पाई को 22/7 डिवाइड करने में ही तकलीफ होगी आपको। तो आपको तो वहां पे इतनी हैवी कैलकुलेशंस होती हैं, पाई स्क्वायर इनटू 700 इनटू 9.5/100, तो आपको सारी चीजें, जैसे पाई स्क्वायर भी अगर आपको हो गया 22/7 इनटू 22/7, आप पूरा बाइफरकेट कीजिए। आप 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ही उसमें मुसीबत में आएंगे, क्योंकि कभी कभार 22/7 आप करके लिखते हैं तो 7 और 22 के मल्टीपल्स ऊपर नीचे कुछ होते हैं, वो कट जाते हैं और आपकी जो कैलकुलेशंस है वो और सिंपल जाती है। कैलकुलेशंस आप सीधा प्रीलिम्स के पेपर में जाके कहें कि मैनुअल कैलकुलेशंस आई विल डू एंड आई विल डू एवरीथिंग आफ्टर द प्रीलिम्स कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन नहीं। प्रेजेंटेशन यस, प्रीलिम्स के बाद आप पेपर्स जो होते हैं, टेस्ट्स होती हैं, उनमें आप अपनी प्रेजेंटेशन, थ्योरेटिकल पेपर्स की प्रेजेंटेशंस हो गई, कैलकुलेशंस को एक प्रोसीजर में लिखना, वो आप प्रीलिम्स के बाद कीजिए। बट उसका जो प्रोसेस है, उसका जो एक वे है, वो आपको प्रीलिम्स से पहले ही अपनी प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी आप प्रीलिम्स भी अच्छे से दे पाएंगे एंड यू विल बी अप एंड रेडी फॉर द प्रिपरेशन फॉर मेंस। बिकॉज प्रीलिम जिनका अच्छा हो जाता है उनको कॉन्फिडेंस होता है कि यस मैं क्लियर कर लूंगा एंड नाउ आई हैव टू गो फॉर ओके नाउ यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू फेज। तो सर मतलब जैसे अब ये सारी चीजें हो जाती है, मेंस में भी आपका बहुत अच्छा राइटिंग हो जाता है, इंटरव्यू के लिए किस समय पे तैयारी करनी चाहिए? शुड इट बी ऑल थ्रू आउट द स्टेज, या फिर वो जो टाइम पीरियड रहता है उस समय पर प्रैक्टिस करनी चाहिए इंटरव्यू स्टेज के लिए? इंटरव्यू में देखिए, आप प्रीलिम्स एंड मेंस में टेक्निकल अपना एक्सपर्टीज, टेक्निकल एजुकेशन तो आपकी पूरी ऑलमोस्ट रेडी है, यू आर अपकीप विद योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। लेकिन इंटरव्यू के लिए क्या होता है, इंटरव्यू में आपसे हर चीज नहीं पूछी जाती, आपसे कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीजें बेसिक पूछी जाती हैं, तो आपको उसको टेक्स्ट बुक से थोड़ा रेफर करके कि आप उसका जब आंसर देंगे, प्रेजेंटेशन जब आप सामने देंगे इंटरव्यू में, तो ऐसा दें कि जो थोड़ा सा लॉजिकल वे में बुक से बड़ा मैच होता हो, जिसका थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडेबिलिटी टीचर जो सामने बैठे हैं, जो फैकल्टी बैठी है, उनको भी थोड़ा समझ में आए। आपने कैलकुलेशन आपसे वहां कोई नहीं करवा रहा, जैसे मेरा इंटरव्यू उसमें बताऊं, मेरे से कुछ चीजें रैंडम पूछी गई थी, रेलवेज के बारे में पूछा गया था मेरे से मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस 1 ईयर का है एंड 2 ईयर प्लस है, वो तो आप मेरे से आप आज लिखवा लीजिए 100%। आपका 70% of your questions will be on your previous job, and if your previous job is a technical job which you have done, and especially if technical job is related to the mechanical stream, तो आप ये जान लीजिए 70% of questions will be thrown at you from your past experience। तो फिर आपको पास्ट एक्सपीरियंस अपना इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि वहां से जो पूछते हैं तो उसका 60% आप दे सकें। आप अगर बिल्कुल वेग जाएंगे इतने एक्सपीरियंस के बाद, कहेंगे ये नहीं है पता, मेरे को थोड़ा याद नहीं है, थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो फिर देयर विल बी डिलेमा कि इसको अगर पास्ट एक्सपीरियंस का ही अपना ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, तो फिर थोड़े वहां पे मार्क्स कटिंग हो जाती है। जैसे 2018 जो मेरा अटेम्प्ट था, उसमें मेरे से 90% मेरा पास्ट एक्सपीरियंस चला था, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने वहां पे साइट पे भी आई थिंक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए थे, तो उनके आंसर मैं नहीं दे पाया। तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि ये चीजें आपको वहां पे होनी चाहिए थी एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी, मैंने एक्सपीरियंस नहीं की ये चीजें। तो मेरे को उस टाइम पे काफी कम मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, आई गॉट अराउंड 95 to 100 मार्क्स ओनली इन इंटरव्यू स्टेज इन 2018। बट 2019 में आई वाज फुली प्रिपेयर्ड एंड आई न्यू दैट मेरे प्रीवियस जॉब से मेरे पे क्वेश्चंस आएंगे, एंड आई वाज फुल रेडी विद इट। एंड आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस दे आस्क्ड, I was able to answer 13 questions very rapidly, and they were totally impressed कि हाँ भाई past experience आपने किया है, तो आपने उसको यहाँ पे express भी किया। तो that was a major difference in the 2 interviews which I experienced, and randomly और जो बिल्कुल freshers हैं उनके लिए तो they will straight away start with technical sessions, and
in some committees, in some groups, they may ask you your choice of subjects कि आप बताइए आपको कहाँ से पूछें, तो आप वहाँ पे तब वही सब्जेक्ट्स बताइएगा जिनमें आपकी सुपीरियरिटी है, जिनमें आपका एक पकड़ है। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट बता दें और फिर वो आंसर नहीं कर पाए तो फिर एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा उनकी तरफ। तो मेरा यही है सजेशन, जो फ्रेशर्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। जब आप मेंस दे लें उसके बाद रिजल्ट का वेट मत कीजिए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए। मेंस देके आप कॉन्फिडेंट जो है कि हाँ मेरा अटेम्प्ट इतना अच्छा हुआ है, I'll be able to clear now. Straight away go to technical basics. उठाइए सब्जेक्ट्स, उनके टेक्स्ट बुक्स रेफर कीजिए, उनकी टेक्निकलिटी जो है वो समझिए। कुछ ऐसे डेफिनेशंस होते हैं जो वो आपसे स्ट्रेट अवे पूछते हैं, उनके आंसर्स आपको स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट देने हैं, आप घुमा फिरा के नहीं दे सकते। कुछ चीजें या एक्स्ट्रा लाइन उसमें ऐड नहीं कर सकते। वो कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज पॉइंट्स, व्हाट इज पाथ फंक्शन थर्मोडायनामिक्स में, तो आप उसको 2 लाइन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, 1 लाइन में एक्सप्रेस करके स्टॉप, पॉइंट टू पॉइंट बोला, स्टॉप। अगर आपसे पूछा व्हाट इज अ मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म की डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन है रतन बुक में, जो आपको डेफिनेशन वो आपको एग्जैक्ट व्यू पॉइंट देगी व्हाट इज मैकेनिज्म। तो आपको वही बोलना है, वो बोल के टू द पॉइंट, देन कीप साइलेंट। तो उसके बेस पे इफ दे काउंटर क्वेश्चन यू, देन यू कैन आंसर टू दोस काउंटर क्वेश्चंस रिगार्डिंगली एंड अकॉर्डिंगली व्हाट दे आर आस्किंग। बट एक टू द पॉइंट चीजें आपसे वो पूछ रहे हैं डेफिनेशंस में, तो आपको टू द पॉइंट बोलना है एंड कुछ एग्जांपल वगैरह ना दिए बिना टू द पॉइंट बोल के आपको। तो मेरे लिए मैं यही एस्पिरेंट्स को बोलूंगा जो फ्रेशर्स हैं, वो टेक्निकल अपने 5 से सब्जेक्ट्स, 5 to 6 सब्जेक्ट्स ऐसे प्रिपेयर कर लें, पूरे इतने अच्छे से एक्सपीरियंस, इतने अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लें कि उसमें से 3-4 सब्जेक्ट्स अगर वो आपसे पूछते हैं चॉइस के, यू कैन टेल। और जो 5 के अलावा जो बाकी बचे सब्जेक्ट्स हैं उनको आप 60 to 70% कवर कीजिए, ताकि उसमें से बेसिक्स अगर 10 क्वेश्चन उसमें से पूछते हैं तो आप 6 क्वेश्चन आंसर दे सके, इतना प्रिपेयर जरूर कीजिए। बट यस, 6 सब्जेक्ट्स आप ऐसे प्रिपेयर जरूर कीजिए इसमें आपकी कमांड इतनी अच्छी हो कि वो आपसे कहीं भी पूछें तो आप आंसर देने लायक हो। और जो एक्सपीरियंस जिनके पास है वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छे से करके जाएं, क्योंकि 70 to 80% क्वेश्चंस आपसे पास्ट एक्सपीरियंस में ही पूछे जाएंगे। दिस इज माय गारंटी, मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। मेरे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से भी कुछ क्वेश्चन पूछे, लेकिन जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस वाला पेज उन्होंने पढ़ा तो they started bombarding the questions from my past experience. And if I ask you, if I tell you about some other HR questions now, if I come to technical के अलावा HR questions भी कुछ होते हैं। HR questions डायरेक्टली आपके डैश बेस पे होते हैं, जैसे आपका बर्थ प्लेस कुछ अगर कहीं फेमस पर्सनैलिटी से मैच करता है तो वो आपसे पूछते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ से आए हैं तो यहाँ की कुछ स्पेशलिटी है वगैरह वगैरह। आपके नाम की मीनिंग हो गए, आपके हॉबीज, आपकी हॉबीज में जनरली कभी कभार वो इंटरेस्ट है, जैसे मेरी हॉबी लॉन टेनिस है, तो मेरे से लॉन टेनिस के जो रीसेंट टूर्नामेंट हुए थे उनके विनर्स पूछे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स पूछे थे कौन से होते हैं, मैं कौन सा कोर्ट प्रेफर करता हूँ खेलना वो पूछा, हार्ड कोर्ट क्ले कोर्ट का डिफरेंस पूछा मेरे से, एंड जो बॉल का बैगनेस इफेक्ट होता है तो बॉल का मेरे से बॉल प्रिंसिपल पूछा। तो मेरे से कई क्वेश्चंस लॉन टेनिस से पूछे गए थे जिनके आंसर मैंने पढ़ के गया था एंड आई वाज एबल टू आंसर, एंड द चेयरपर्सन वाज वेरी हैप्पी विद मी कि यस आई न्यू my hobby well, that yes I play my hobby, it's not that I have developed my hobby only for the interview only कि इंटरव्यू में लिखना है तो पढ़ लूं कुछ, उसके नहीं, आप वो हॉबी फॉलो करते हो अपनी लाइफ में तभी लिखना, वरना बेग हॉबी लिखोगे और बारे में कुछ पढ़ के भी चले जाओगे एंड आउट ऑफ द स्कोप कुछ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे और आप नहीं दे पाए, तो फिर देन दे विल रेकन कि जी हॉबी आपने क्रिएट किया फॉर इंटरव्यू। तो ये चीजें आप अगर मेहनत करेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल द इंटरव्यू। जैसे आपने अपने कॉलेज लाइफ में आपने कोई रिस्पांसिबिलिटीज अगर आपने ली हैं, हैंडल की, तो वो उस पर भी ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा करते हैं कि कौन सी रिस्पांसिबिलिटी कैसी थी, क्या किया था, फिर आपके डिसीजन मेकिंग क्या थे वहाँ पे, ऐसी चीजें कुछ आपसे पूछते हैं। तो आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अपना अच्छे से ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि वो आपने खुद बनाया, वो आपने खुद डेवलप किया है, खुद उसको फ्रेम किया है, ताकि आपसे कोई भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर। ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब अब हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है, प्रीलिम्स को, मेंस को, इंटरव्यू को। थैंक यू सो मच सर अपने इतने वैल्यूएबल थॉट्स देने के लिए। लास्ट में सर एक ऐसा चीज जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहा और आपको बोलता रहा कि नहीं यशदीप करना है, योर सीक्रेट दैट अ स्टूडेंट शुड नो, शायद उससे बहुत ज्यादा वो इंस्पायर हो सके। यस, मैं अगर इंस्पिरेशन की बात करूं और मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं खुद एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास
फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद एक नॉर्मल एजुकेशन की है, मैंने IIT एजुकेशन नहीं की है, बट स्टिल आई बिलीव कि आपके पास वो एक हंगर होनी चाहिए, आपके पास वो एक जिद होनी चाहिए कि चाहे मेरी एजुकेशन किसी भी बैकग्राउंड से हुई हो, be it Hindi medium, be it non-IIT, be it a private college, and I don't have any work experience, like all these matters, whatever it is. अगर आप में वो हंगर एंड वो जिद है कि मुझे टॉप लेवल छूना है, मुझे एक माउंटेन के पीक तक पहुंचना है, एंड राइट नाउ आई एम एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द माउंटेन, तो आपको सिर्फ उस चढ़ाई, जो प्रोसेस है, जो पाथ है उस पीक तक पहुंचने का, आपको सिर्फ उस पे फोकस करना है। आपको ये फोकस नहीं करना है कि what all tools I have. You may be lacking in tools right now. You might not be having all the tools to climb the mountain, but you should know that the tools you have right now with you, उसका maximum utilization करके कैसे मैं उस mountain के पीक तक पहुंचूं। मैंने हमेशा से इसी बिलीफ पे अपनी प्रिपरेशन की थी कि मेरे में वो एक बात है कि मैं भी उस मेरिट लिस्ट में एक नाम बन सकता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, ये सिर्फ मैं वाली बात अगर आती है तो वो ईगो में आ जाती है, लेकिन मैं भी उस लिस्ट में एक नाम बन सकता हूँ। ये आपका कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मुझे अपनी स्किल सेट को, मुझे अपने प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं उस मंजिल तक, कि मैं उस मेरिट लिस्ट तक पहुंच सकूं, और उस पहुंचने के लिए जो भी सैक्रिफाइसेस मुझे आज देने होंगे, आई एम रेडी टू डू ऑल द सैक्रिफाइसेस फॉर दैट पर्टिकुलर नेम व्हिच आई विल सी ऑन इन दैट मेरिट लिस्ट। जब मैं खोलूं वो मेरिट लिस्ट तो मेरा नाम वहां पे हो। आपको सैक्रिफाइसेस आज देने पड़ेंगे ताकि आप कल को एक चैंपियन की लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर कर सकें। और लास्ट में मैं श्री अब्दुल कलाम जी, जो मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर हैं, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है जो मैंने हमेशा से अपने वॉल में हैंग कर रखा था, अपने खुद से बना के लिख के, ताकि इससे पता चले कि ये लाइन जो है मेरे लाइफ में कितनी मैटर करेगी आने वाले टाइम में। इवन इफ आई फेल, इवन इफ आई सक्सीड, अभी मैं सक्सेस हुई है, मैं अभी यहाँ पे भी टांगूंगा वो वाली सेम कोट जो मैं हमेशा से फॉलो की है, वो यहाँ पे भी मैं टांगूंगा, ताकि मैं हमेशा याद रखूं कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आया हूँ और मुझे अब कहाँ जाना है। So it will be, you were born with wings. You were born with wings. Don't crawl. Learn to use them to fly and fly. This is the most important quote which I always have followed in my life. क्योंकि ये आपको सिखाता है कि आपको ऊंचा उड़ने के लिए कभी कभार बिना सीखे भी एक उड़ान भरनी पड़ेगी। आप सीख के हर चीज उड़ान नहीं भर सकते, आप सीख के हर चीज उड़ान नहीं भर सकते। कभी कभार आपको नौसिखियों की तरह भी अपनी फ्लाइट को एक बार टेक ऑफ करना होगा। आप थोड़े से उसमें डगमगाएंगे जरूर, बट यही विंग्स हैं जो आज डगमगा रहे हैं, यही आपको एक दिन आपको उड़ना सिखाएंगे। और जिस दिन आप उड़ना सीख जाएंगे, उस दिन आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर उड़ते जाएंगे। There will be no stopping you. And this is what I followed, and this I will always tell each and every aspirant कि आप भी अपने लाइफ में एक ऐसा मोटिवेटर जरूर फॉलो कीजिए जो आपको मोटिवेट करता हो, क्योंकि मोटिवेटर्स जो होते हैं, जो एक आपके लाइफ के जो कुछ एक हीरो होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके आप लाइफ लर्निंग से फॉलो करते हैं, उनसे आप ये चीज सीखते हैं कि वो कैसे, कहाँ थे, उन्होंने क्या किया जहां वो पहुंचना चाहते थे, और पहुंचने के बाद उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो किया कि जिससे वो और आगे गए। तो these are the 3 steps: initial to where to want to, and then from where you are established to where you are still wanting to. इसमें आपको एक वो मोटिवेशन हमेशा अपने पास रखना होगा, जो मैं हर एस्पिरेंट को बोलूंगा। एंड इट्स नॉट दैट कि विदाउट मोटिवेशन भी आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स नॉट लाइक दैट, but motivation helps you to overcome all the negativities which will always arouse you while you are preparing, because preparation के दौरान आपको जरूर ये लगेगा कि मेरे से ये रह गया, मेरे से वो रह गया, अगर इसमें से पूछ लिया तो, अगर ये जो छूटा है मेरा इसमें से पूछ लिया, और जो मैंने किया है मुझे वहां पे नहीं आया तो, या जो मैंने जितना कवर किया है उसमें से अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो चीजें आपको आएंगी।
हर एक को आती है, नॉर्मल है, नेचुरल है, मुझे भी आई है। तो मैं यही कहूंगा कि तो मैं हर एस्पिरेंट से कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में एक ऐसा मोटिवेटर जरूर रखिए जो आपको हमेशा मोटिवेट कर सके कि आप अपनी लाइफ के जिस स्टेज पे आज हैं उससे आपको अगली स्टेज पे कैसे जाना है और उस अगली स्टेज से आगे की और कैसे बढ़ना है, वो आपको वहां से मोटिवेट कर सके। क्योंकि मोटिवेशनल पर्सनैलिटी का आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो आपको एक टीचिंग देते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे कौन से प्रोसेसेस फॉलो किए कि जिनसे वो आज उस स्टेज पे पहुंच सके जहां वो पहुंचने की चाहत रखते थे। तो मेरा यही कहना है कि उनकी लर्निंग्स, उनके प्रोसेस से जरूर सीखिए और अपनी लाइफ में उसको अपने वे में अडेप्ट करके अपनी सक्सेस के लिए काम कीजिए। दैट विल बी माय message to the aspirants, and I wish each and every aspirant all the best in future for engineering services examination or any other examination in which they want to. Thank you so much sir for your valuable lessons and इतना सारा टाइम स्पेयर करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी डाउट रहे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सर, और ऐसे ही सेशन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लाते ही रहेंगे। वीडियो को लाइक करना जरूर और we'll meet in the next session. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Have a nice day. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes,
and you can go through lectures from anytime and from anywhere.